कांस्टेंट फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला है? तो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये कांस्टेंट फोर्स के लिए। लेकिन ये तो बदल रही है। अब सुनो, हमारी मैथ की नॉलेज ये हमें अलाउ करती है कि जब आप छोटा सा वर्क डन करोगे, कितना छोटा? इतना कि वो बहुत कम हो, जीरो के पास, इमेजिनरी, बहुत छोटा वर्क डन, ये इतने से वर्क डन के लिए फोर्स को हम लगभग कांस्टेंट मान लेते हैं। अगर छोटा सा वर्क डन किया तो कैसे किया? हमने जरूर छोटी सी डिस्प्लेसमेंट की है, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट, और इस डिस्प्लेसमेंट के लिए ही फोर्स कांस्टेंट है। इतने से डिस्प्लेसमेंट के लिए एक कांस्टेंट, दूसरे डिस्प्लेसमेंट के लिए दूसरा कांस्टेंट, मतलब कि हर एक छोटे छोटे कांस्टेंट मिल गए। उन सबको एक एक करके कैलकुलेट करो और सबको जोड़ दो। और तरीका क्या जोड़ने का मैथ में? इसको इंटीग्रेट कर लो। ये इंटीग्रेट, देखो, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव्स ए स्केलर, इसलिए डॉट लगाया। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, काम हो जाएगा हमारा। ठीक, कितना डिस्प्लेसमेंट करना है आपको, कहां से कहां तक? हमने छोटा छोटा लिया ना, छोटे छोटे को ऐड करो, ऐड करते 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 यहां तक आ गए। यहां तक कितना वर्क किया इसको कैलकुलेट करना है। तो हमने यहां से लाइन लगा दिया कि कितना डिस्टेंस हुई। कोई कहता है 0 से 10 मीटर, 0 से 20 मीटर, 0 से 25 मीटर। हमने कहा वेरिएबल नाम दे दो, कोई भी कुछ भी पिक कर लो, R1 से R2, है ना। तो हम R1 से R2 डिस्टेंस पिक कर लेते हैं। और वर्क डन भी कहां से कहां तक? W1 से W2, छोटा वर्क डन से लेकर ये टोटल वर्क डन, ये। अब उसके बाद इस प्रोसेस को शुरू करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले ये सोचिए कि कौन सी फोर्स है ये? ग्रेविटेशन, करेक्ट ना। और यहां क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट ही इस फोर्स को इंटीग्रेट करेगा। लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कोई तालमेल नहीं बैठा। सेम क्वांटिटी को सेम चीज ही इंटीग्रेट करती है या डिफरेंशिएट करती है। अब हमें फोर्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट को ढूंढना पड़ेगा। तो हम ढूंढ सकते हैं कैसे? फोर्स का फॉर्मूला पता है हमें, G मास 1 मास 2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। लेट्स से इट इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अर्थ, एंड रेडियस हम बाद में अपने आप से पिक कर लेंगे, कोई कितना दूर है सेंटर से सेंटर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को उसमें रखते हैं। तो वर्क डन को इंटीग्रेट किया, W1 माइनस W2, तो मान लो कि ये W हो गया, चलो, है ना, इक्वल्स इंटीग्रेट R1 से R2। और ऐसा मानो कि डिस्टेंस जहां से हमने लिया, हमारी मर्जी होती है कि आप किस डिस्टेंस से अपने ओरिजिन को चूज करते हैं। हमने यहां से लिया तो हमने इसको मान लिया कि हाइट अभी 0 है ना। ये तो हमारी मर्जी, हमने पढ़ा था पहले, हाइट 0 मान लिया। और कहां तक गए? R तक गए। अब आपको आइडिया लग गया ना कि इसको 0 मान सकते हैं कहीं भी, या इसको 0 मान लो। इसको 0 मानेंगे तो ये नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव। हम हाइट को कहीं भी ले सकते हैं, चाहे इसको 0 मान लो। अक्सर करते हैं ना हम एक काम कि ऑब्जेक्ट मेरे हाथ पे रुका है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम कहते हैं रुका है, हाथ पर है, तो हाइट तो है ही नहीं, 0 हो गई। अब मैं पूछता हूं कि हाइट 0 कैसे हो गई? मैंने तो हाइट की बात की ही नहीं। मैंने कहा 0 वाली हाइट मैंने ये चुनी थी, तो अभी तो पॉजिटिव में है ना mgh। जब मैं यहां लेकर आ जाऊंगा तब 0, इसके नीचे लेकर आऊंगा माइनस mgh। h कौन सा लिया मैंने? ये, इसको सर्कुलर मोशन में था हमारा ये। फोर्स की जगह पे ये फॉर्मूला, G मास ऑफ ऑब्जेक्ट मास ऑफ अर्थ अपॉन में दोनों के बीच की डिस्टेंस डॉट dr। अब ये सोचो, 1 2 3, ये तीनों चीजें कांस्टेंट है, तो इनको बाहर लेकर आते हैं। G
मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अर्थ, अंदर क्या बचेगा, 0 से डिस्टेंस r तक, और 1/r².dr। अब इसी 1/r² को मैं लिख सकता हूं r⁻²। अब आगे का हमारा तरीका क्या है, 0 से r, इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, पावर एक ऐड हो जाती है, तो हम इसको हटा देते हैं। जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेटर ऑपरेटर खत्म। अब पावर एक ऐड होगी तो -1 हो जाएगा, और पावर वही सेम नीचे आ जाती है, और इंटीग्रेशन 0 से r तक। अब हमारे पास नेक्स्ट बस हो गया। r की जगह पे r रखेंगे, और 0 के तो मतलब ही नहीं है कोई, क्योंकि ये चीज क्या है, रेंज, और रेंज में कैसे करते हैं, पहले ये वैल्यू माइनस में दिस मैं रख देता हूं, हाँ, और ये वर्क डन, तो वर्क डन इक्वल्स gm ऑफ ऑब्जेक्ट मास ऑफ अर्थ, और माइनस आ जाएगा साइन बाहर, सो इट इज माइनस, एंड r की पावर -1 का मतलब 1/r, 1/r, और इसको पहले रखेंगे r की जगह पे r, फिर माइनस में r की जगह पे 0, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता है ना, इसको हम हटा देते हैं। ठीक, ओके। अब हम इस r को यहां पर लिख सकते हैं, क्योंकि 1/r का मतलब तो ये है, तो उसको हम हटा देते हैं वहां से। सो दिस इज योर वर्क डन, और इसी वर्क डन को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम U से लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, इसको किससे दिखाया हमने, U से, और ये कितनी है, -gmOME/r, स्क्वायर नहीं है अभी ये, और ये नेगेटिव साइन क्या बताता है कि ये अट्रैक्शन है, फोर्स का अट्रैक्शन, ठीक है। और क्या बताएगा नेगेटिव साइन, इसको हम आगे देखते हैं जब ऑर्बिट पढ़ेंगे। सो ये आपके पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन। पोटेंशियल एनर्जी क्यों है, क्योंकि ये फोर्स लोकेशन की कैरेक्टर थी, लोकेशन को बदलने से एनर्जी बदल रही थी, वर्क डन चेंज हो रहा था, और जो एनर्जी लोकेशन के बदलने से बदले, वो एनर्जी का नाम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। और जो मूविंग ऑब्जेक्ट के पास होती है वो काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी होती है, 12mv², कि एक ऑब्जेक्ट ऑर्बिट करता है, ऑर्बिट करते करते रफ्तार v है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना, 12mv²। अब हम कुछ मैथमेटिक्स की बात और करते हैं, देखो क्या बात करने में। अब धीरे धीरे जब हमारी फिजिक्स आगे बढ़ रही है, कुछ और मैथमेटिक्स की बात कर लो। क्यों मैथमेटिक्स, क्योंकि हम जब भी स्पेस के बारे में पढ़ते हैं ना, तो हम उसके लिए मैथमेटिक्स ही यूज करते हैं। यूनिवर्स को लैंग्वेज, जिसको हम फिर से यूनिवर्स को समझने की जो लैंग्वेज है वो मैथमेटिक्स है। अब हम अभी जो मैथमेटिक्स करेंगे उससे क्या समझ में आएगा, ये जरूरी है। चलो देखो क्या समझ में आएगा। हमने ये सोच लिया कि एक रॉकेट को हमें लॉन्च करना है, और लॉन्च करके उसको अर्थ के ऑर्बिट में डालना है। अर्थ का ऑर्बिट मतलब, अर्थ के ऑर्बिट का मतलब कि अर्थ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फील्ड का इंफ्लुएंस अभी भी रहेगा। ऑब्जेक्ट यहां भी ऑर्बिट कर सकता है मतलब कि अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड जिसके कारण उसको वो बांध के रखेगा वो अभी भी है, लेकिन ऑब्जेक्ट यहां ऑर्बिट नहीं कर पा रहा। इसका मतलब कि ग्रेविटेशन फील्ड यहां तक नहीं है ना। अच्छा, अगर यहां तक है तो वो ऑर्बिट करेगा। और हमने अभी एक कंसेप्ट देखा था कि ऑर्बिट करने के लिए, एक ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट करने के लिए एक स्पीड चाहिए। वो स्पीड जिसके कारण ये ऑर्बिट कर सके वो कितनी होगी, क्योंकि ऑर्बिट करना है उसको रफ्तार चाहिए। इसीलिए हमारा मेन टारगेट क्या होगा, हम ऑर्बिट की वेलोसिटी निकालेंगे।
ऑर्बिट करने की वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? अब ये दिक्कत है, क्योंकि ऑर्बिट तो यहां भी कर सकता है, यहां भी कर सकता है, यहां भी कर सकता है, लेकिन यहां नहीं करेगा। क्या उसका एक ऑर्बिट होता है? नहीं, उसके बहुत सारे ऑर्बिट हैं। अब क्या सब स्पीड को अलग अलग निकालेंगे हम उसका एक फॉर्मूला बनाएंगे जनरल, ताकि वो ऑर्बिट कर सके। और उससे ज्यादा बढ़ाएंगे तब तो ऑर्बिट कर लेगा, और बढ़ाएंगे तब भी करेगा, और बढ़ाएंगे अब नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसके बाद पढ़ेंगे। चलो पहले इसको देखो। हमने इसके लिए कुछ कंसेप्ट मान लिए। देखो क्या कंसेप्ट माना, इसको हटा देता हूं मैं। हमने माना कि ये ऑब्जेक्ट कहां पर है, अर्थ के रेडियस आर, लेकिन ये ऑब्जेक्ट टोटल डिस्टेंस यहां से यहां पर स्मॉल आर पे। स्मॉल आर क्या है? सैटेलाइट और अर्थ के सेंटर, इनकी डिस्टेंस। हम जब भी कभी अर्थ के रेडियस की बात करें तो आप सेंटर से सरफेस तक वो रेडियस लेना है आपको, अर्थ के सेंटर से अर्थ की सरफेस तक। अच्छा, तो हमने यहां से किसी ऑब्जेक्ट को किक किया और किक करने के बाद वो ऐसे ऑर्बिट कर रहा है। अभी क्या क्या प्रिंसिपल हो रही है इसमें? प्रिंसिपल ये कि घूमते वक्त इसको जो खींच रहा है दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स। और कौन खींच रहा है? और सेंट्रीपिटल फोर्स। ये दोनों फोर्स एक ही तो नाम है इनके, ये दोनों अब एक ही हो गई। याद है फ्रिक्शन को हमने पढ़ा था, ये फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल और ये सेंट्रीपिटल ग्रेविटेशन। इसके बारे में अब डिस्कस नहीं करना। खींच क्यों नहीं रहा है? एक फोर्स और है कहीं ना कहीं, ग्रेविटी को अपोज कर रही है। और जो फोर्स अपोज कर रही है लेकिन दिखती नहीं है लेकिन असर है, उस फोर्स को हम बोलते हैं फिक्सियस फोर्स, स्यूडो फोर्स, फिक्सियस या स्यूडो फोर्स, मतलब नकली फोर्स जो दिखती ही नहीं है लेकिन असर है। क्यों है असर? याद है फ्रिक्शन में हमने पढ़ा था कि एक कार टर्न करती है तो उसको फ्रिक्शन यहां खींचता है। उसका इंटेंशन कहां? ये देखो, एक कार ऐसे जाना चाहती है, कहां आ गई चल के? वो मुड़ गई, मुड़ के इधर आ गई, करेक्ट ना? तो उसका इरादा कहां था? कार का इरादा था इस तरफ। आपने कभी नोट किया होगा जब हम बाइक या साइकिल चलाते हैं तो हम अपने आप को भी मोड़ लेते हैं। नहीं मोड़ेंगे तो क्या होगा? हमारा इनर्शिया इधर ले जाएगा, साइकिल इधर जा रही है, तो हम पर एक फोर्स लगेगी उधर बाहर की तरफ और हम गिर जाएंगे। जैसे कभी एनिमेटेड यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, अगर हम डालें तो एक वीडियो डाल सकते हैं कि जब यूट्यूब ये बोट पर अगर हम सर्फिंग करते हैं, अगर हम अपने आप को ना मोड़ें तो हम गिर जाएंगे। कौन गिराएगा? स्यूडो फोर्स। कैसे काम करती है ये? क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास इनर्शिया है, उसका इनर्शिया उधर ले जाता है। तो यहां पर एक फोर्स है जो इसको गिरने नहीं दे रही है, और ग्रेविटेशन पढ़ने के लिए उसको तीसरा नाम हमने दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल, फ्यूगल मतलब बाहर की तरफ खिंचाव। ये तो एक सेंट्रीपिटल है और इसका अपोजिट सेंट्रीफ्यूगल। और यही फोर्स कौन है? फिक्सियस या तो स्यूडो फोर्स। सारी बात हो गई है। अब इसको स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। देखो, स्पीड निकालना हो कि इसकी स्पीड कितनी है, तो पहले जो कैलकुलेशन दिमाग कह रहा है वो करो। क्या कह रहा है वो? कि ग्रेविटेशन फोर्स, मास ऑफ ऑब्जेक्ट या सैटेलाइट, मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय इन दोनों की डिस्टेंस आर स्क्वायर, ये इक्वल है किसके? सेंट्रीपिटल के। अभी अपोजिट का साइन हटा लेते हैं क्योंकि अपोजिट को हमें नीड नहीं है कैलकुलेशन में। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट वी स्क्वायर अपॉन में आर। कौन सा ऑब्जेक्ट है ये? सैटेलाइट। याद रखो, जो रोटेट कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स में उसी का मास रखना है। क्यों? इसका मास कितना? ms, वेलोसिटी कितना? v, कितना दूर है ये? r पे। तो अब
स्क्वायर से एक आर कैंसिल, मास ऑफ सैटेलाइट कैंसिल। अब v को निकालते हैं, जो इसको इतनी डिस्टेंस पर भेजती है ना। कैलकुलेशन और थोड़ा सा करते हैं। और यही कैलकुलेशन होती है जो आपको बहुत जरूरी पड़ जाएंगी। तो कितना हो जाएगा v स्क्वायर? तो v इक्वल्स अंडर रूट जी एम ई अपॉन में आर, जी एम ई अपॉन में आर हो गया। ये कौन सी स्पीड है? ऑर्बिटल स्पीड। हम जैसे जैसे डिस्टेंस रखेंगे वी विल गेट वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। मतलब क्या कि जो इसको ऑर्बिट कराना है, ऑर्बिट कराने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? केवल और केवल डिस्टेंस, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन और इनवर्स डिपेंड करती है ना, इनवर्स डिपेंड करती है कि जितनी पास रहेगा ऑब्जेक्ट उसको ग्रेविटी उतना तेज खींचेगी। मत खींचो, इसलिए स्पीड बढ़ाओ। स्पीड बढ़ाने से ये फोर्स बढ़ जाती है, सेंट्रीफ्यूगल। स्पीड बढ़ाने से ये पूरी फोर्स बढ़ जाएगी। इस फोर्स का अमाउंट और सेंट्रीपिटल का अमाउंट इक्वल और अपोजिट होता है। ठीक है, याद रखना कि ये जितनी सेंट्रीपिटल होती है उतनी ही सेंट्रीफ्यूगल होती है। इसीलिए हमने कहा स्पीड बढ़ाने से ऑब्जेक्ट पर यह फोर्स बढ़ जाएगी, तो जितना ऑब्जेक्ट तेज घूमेगा उतना ही बाहर जाएगा, और जितना बाहर जाएगा उतना वो बैलेंस रहेगा। ये नहीं बढ़ेगा तो अर्थ खींच लेगी। अब सोचो कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस पे स्पिन करता है, उसकी शेप, अर्थ की शेप ऐसे क्यों हो गई? क्योंकि वो तेजी से स्पिन कर रहा है। तो ये फोर्स उसके हर एक पार्टिकल को खींच रही है। मतलब कि अगर हम इक्वेटर पे चले जाएं, कहां से खींचती है? इक्वेटर से। अगर हम इक्वेटर पे चले जाएं तो हमारा बॉडी ऐसे खींचेगा, लेकिन बहुत टाइम लगता है उसमें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, लेकिन अभी एक हैरानी वाली बात, वो क्या है तो नोट करना कि जो ऑब्जेक्ट ऑर्बिट कर रहा है वो अपने खुद के मास से इंडिपेंडेंट है। मतलब मास ऑफ सैटेलाइट कितना है डिपेंड नहीं पड़ता, फर्क नहीं देगा। देख लो वहां पर सैटेलाइट हल्की है कि भारी है, फर्क नहीं पड़ेगा। लॉन्च करो, ऑर्बिट में जाएगा, स्पीड। ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम बन जाता है कि हम सैटेलाइट को हल्का बनाए कि भारी बनाए। कैसा भी बना दो, बस जो आपको सामान चाहिए वो डाल दो और ऑर्बिट कराओ। कितनी रफ्तार होती है ये कितनी रफ्तार है डिपेंड किस पे करेगा? रेडियस पर।